सपोज किसी एलिमेंट ने वन बॉन्ड फॉर्म किया है इन केस ऑफ HCl, तो अगर इसने एक बॉन्ड बनाया है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी होगी 1, एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन भी कितनी होगी 1। नाउ से कि कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिया, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इन दिस केस कितना है 4, एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन दिस केस कितना है 1, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कार्बन 4 एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, दैट्स व्हाई कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन यहाँ कितना हो गया 4, while the combining capacity यहाँ क्लोरीन का कितना रहेगा 1। सिमिलरली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 1 रहेगी एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी भी आपकी 1 रहेगी, बिकॉज इन बोथ केस क्लोरीन एज वेल एज हाइड्रोजन बोथ कैन फॉर्म वन बॉन्ड ओनली। Okay, so this is the combining capacity of an element and it is always constant for a particular group। ठीक है, सपोज आपके पास कार्बन की फैमिली में अदर मेंबर कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, इन सब की वैलेंसी जो है वो 4 ही होगी, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। नाउ अगर अपने को वैलेंसी निकालना है तो निकलेगी कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट शेल इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद देयर कैन बी 2 क्राइटेरिया। आपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकाले, नाउ वी हैव 2 पार्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 5 से लेस है। ठीक है, आपने निकाला है और आपको मिले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 5, तो इस केस में जो आपकी वैलेंसी है वो इक्वल टू n हो जाएगी। सपोज कि किसी भी एलिमेंट में हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला और उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो उसकी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 3 होगी। या हमने किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकाला, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंस उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4। अगर आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाता है, यानी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है या 5 के इक्वल है, तो इस केस में जो आपकी वैलेंसी होगी वो 5 ना होकर के क्या होगा 8 माइनस n होगी। देखिए, अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन सपोज एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 2,5 आएगा। नाउ इसके आउटर शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5 के इक्वल है, तो इसकी वैलेंसी आपकी 8 माइनस 5 हो जाएगी, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है 3 बॉन्ड बना सकता है। एंड इट इज अलाइन्ड विद योर नंबर ऑफ ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एलिमेंट उतनी ही बॉन्ड बनाता है जितने की नोबेल गैस के पास हो, यानी नोबेल गैस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उतनी बॉन्ड बनाएगा जिससे कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए। राइट, सो आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा, उसकी वैलेंसी किसी भी एक ग्रुप के लिए ये कांस्टेंट होगी। मींस अगर हमें किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी पता लग गई तो सारे एलिमेंट की वही वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की ये, क्लोरीन की ये, निकालेंगे कैसे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 5 से लेस है तो वैलेंसी आपकी वही हो जाएगी, और अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। कोई इशू विद दिस? समझ में आया पूरा? यस ये लास्ट वाले को भी हम लोग थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, जितना बोर्ड पे इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चले, जितना भी है कंप्लीट।
हो गया सर? Yes, sir. नाउ यहाँ पे कुछ एलिमेंट की वैलेंसी देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अपनी वैलेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका एटॉमिक नंबर हो गया। इनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पहले का आपको मिलेगा 2,1, अगले का मिलेगा आपको 2,2, नेक्स्ट का मिलेगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। नाउ वैलेंसी देखते हैं। पहले वाले के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड जिसके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा यानी 5 से लेस है, तो सिंस ये 5 से लेस है तो इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी। दैट इज ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट केवल एक बॉन्ड बनाएंगे। सेकेंड में आते हैं, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 5 से लेस है। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 5 से लेस है इसलिए वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं 3, सिंस इसके अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से लेस है इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में आते हैं कार्बन। यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 से लेस है, वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नाइट्रोजन 7, 2,5, सिंस इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 या 5 के इक्वल हो तो वैलेंसी हम 8 - 5 करके निकालेंगे एंड दैट विल बी 3। नेक्स्ट 2,6, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 6 माइनस करेंगे और अपने को मिलेगा 2। देन फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 हो गए, 8 - 7 करेंगे, वैलेंसी मिलेगी 1। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट वी गेट वैलेंसी 1, 2, 3, 4, मींस पहले 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही है। देन उसके बाद क्या होगा? वैलेंसी हमारी 4, 3, 2, 1 एंड ऑब्वियसली नोबेल गैस की क्या हो जाएगी? 0। तो फर्स्ट ट्रेंड में क्या है कि वैलेंसी आपकी 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है, देन 4 से लेके डिक्रीज हो के कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। दिस इज द केस ऑफ अलोंग द पीरियड, दैट इज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। पहले 1 to 4 तक इंक्रीज होगी, देन 4 से 1 तक डिक्रीज होगी। और किसी भी एलिमेंट की अगर अपने को वैलेंसी निकालनी हो तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। कोई इश्यू विद दिस? नो सर। नो सर। ठीक है, एक लाइन लिखिए यहाँ पे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर एक लाइन का थ्योरी लिखना है आपको बस। ये सर हो गया। ठीक है, लिखिए इसमें एक लाइन की थ्योरी, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, on moving left to right in the periodic table, valency first increases up to 4, on moving left to right in the periodic table, valency first increases 1 to 4, valency first increases 1 to 4, then decreases. Valency first increases 1 to 4, then decreases.
valency first increases 1 to 4 then decreases. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैलेंसी ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज कांस्टेंट, वैलेंसी ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज कांस्टेंट ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 एलिमेंट विल हैव वैलेंसी 4, फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 एलिमेंट विल हैव वैलेंसी 4. Now the next heading is, and obviously the last heading of your lesson according to your syllabus, electronegativity. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? देखिए कि सपोज आपके पास एक कहीं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ये वाला, अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इसको कुछ ऐसे फॉर्म करता है. जस्ट नो अबाउट द बेसिक्स, कोई जरूरत नहीं इसको भी समझने की, ज्यादा पढ़ने की आपको. तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कुछ ये कंडीशन आएगी, हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, राइट. ऐसे ही अगर आपका ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो वो कुछ ये बॉन्ड बनाएगा, अगर आप क्लोरीन एटम लेते हैं तो वो कुछ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो एक्सपेक्टेड ये था कि भाई इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है तो इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डॉटेड वाला आपका किसका इलेक्ट्रॉन है? ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन है आपका हाइड्रोजन का, इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्लोरीन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंस दोनों के बीच में पार्टनरशिप ही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होने चाहिए? सेंटर में होने चाहिए. ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला आपका कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए. सिमिलरली अगर इस क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन भी इनके सेंटर में होना चाहिए. अगर ऑक्सीजन के ये दो बॉन्ड बने हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी सेंटर में होना चाहिए. दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर कोई बॉन्ड आपका शेयरिंग से फॉर्म हुआ है, कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है, तो अगर ये बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है तो इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों एटम के बीच में होना चाहिए, बिकॉज बोथ एटम हैव द इक्वल राइट. ओके, नाउ यहाँ पर सिंस इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है, क्योंकि दोनों एटम का राइट जो है ना इस इलेक्ट्रॉन पे इक्वल है. जितना राइट यहाँ क्लोरीन का है उतना ही राइट इस वाले क्लोरीन का है, क्योंकि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है. सिंस दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैल्यू होगी या इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट होगा वो भी कैसा होगा? सेम होगा. सिंस ये दोनों का इन वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट सेम होगा तो जो इनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो इनके बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, एज वी हैव एक्सपेक्टेड कि अगर कहीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है या कहीं शेयर बॉन्ड बनता है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में होना चाहिए. दैट्स राइट, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, जितना पावर इस क्लोरीन का उतना ही पावर इस क्लोरीन का. सेम अगेन इन केस ऑफ ऑक्सीजन, जितना ही ऑक्सीजन का इधर वैल्यू है उतना ही ऑक्सीजन का इधर वैल्यू है, इसलिए इनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के सेंटर में रहेगा. सिंस इन दोनों का इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में रहता है भाई, लेकिन यहाँ पर अब ये पावर कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस क्लोरीन का होगा वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस क्लोरीन का होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों के इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका होगा वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका होगा, दोनों के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को काउंटर करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा. लेकिन कम टू द केस ऑफ HCl, जब हम HCl के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या इस वाले क्लोरीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस वाले हाइड्रोजन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल है? नो सर. No, sir. नहीं है. किस वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? हाइड्रोजन का होगा ज्यादा या क्लोरीन का ज्यादा? क्लोरीन का. ऑब्वियसली क्लोरीन का इफेक्टिव होगा. तो जो इनके बीच का बॉन्ड बना है, जहां हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर में होना चाहिए,
सिंस क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होकर के क्या होगा, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ये एज सेम एज है कि सपोज कि मैंने आपके साथ एक पार्टनरशिप शुरू की कि भाई 10 रुपीज आप डालिए, 10 रुपीज मैं डालता हूँ, ठीक है, हम लोग एक कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। सिंस आई एम बीइंग मोर पावरफुल देन यू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, वी कैन अज्यूम दिस, ठीक है, सिंस आई एम बीइंग अ मोर पावरफुल देन यू, तो जो शेयर्ड हमारा शेयर्ड अमाउंट था वो हम किसी थर्ड पर्सन के पास ना रख के या आपके पास से मैं अपने पास रख लेता हूँ। आपके 10 रुपीज भी मैंने अपने पास रख लिए और मैंने अपने 10 रुपीज भी अपने पास रख लिए। तो जब मैंने आपके 10 रुपीज अपने पास रखे हैं तो क्या वो 10 रुपीज मेरे हो जाएंगे? नो, दैट विल बी योर्स। लेकिन है किसके पास अभी? मेरे पास। सेम यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला तो जाएगा, लेकिन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो किसका रहेगा? हाइड्रोजन का। क्लोरीन के पास इसलिए चला गया क्योंकि क्लोरीन कैसा है हमारा? मोर पावरफुल। एंड हाउ वी विल डिसाइड हु इज मोर पावरफुल? अपने पास एक यूनिक पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल। तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ले लिया, बिकॉज ये कैसा है हमारा? ज्यादा पावरफुल। ये इस तरीके का जो विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे होगा क्या? सिंस इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, अब अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव आता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आता है। यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, इसने केवल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया है, ले नहीं लिया है। लेने वाले केस में तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी, सिंस इसने रख लिया इसके ऊपर, इसके इस वजह से इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब कभी भी एटम इस पोजीशन में हो कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज सिंपली बोले तो पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ना कि अपना इलेक्ट्रॉन। अगर ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसने किसी और का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया है। राइट? ये हमेशा कब आएगा? जब आपके पास दो अलग अलग तरीके के एटम हो। सेम एटम है कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों का पावर वैल्यू सेम होगा। सेम एटम है कोई मतलब नहीं, यानी Cl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं, O2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। F2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, Br2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दो अलग अलग एटम दिख गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। CH3Cl, कार्बन है, हाइड्रोजन है, Cl है, दो अलग अलग दिख गया आपको, मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगी तो सिंपल क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं, सपोज कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये केवल चार्ज डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है कि किसके पास नेगेटिव है और किसके पास पॉजिटिव है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गया वो किसकी तरफ गया। वी कैन आइडेंटिफाई बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली क्या है कि किसी का इलेक्ट्रॉन अगर कोई अट्रैक्ट कर सकता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अट्रैक्शन के लिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किससे डिसाइड करेंगे आप डिसाइड करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ना चाहिए? बढ़ेगी। बताएं सर, बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो अगर आपके पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, इसलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, डाउन द ग्रुप। सिंस फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, राइट। कोई समस्या सर इसमें बताइए?
नो समझ सर। में आ गई है? ठीक है, 2 लाइन यस की सर। थ्योरी लिखिए इसमें, 2 लाइन की थ्योरी है, बस लिखिए इसमें। द पावर ऑफ एन एलिमेंट, द पावर ऑफ एन एलिमेंट to attract the electron, the power of an element to attract the electron of other element is called, the power of an element to attract the electron of other element is called electronegativity. Is called electronegativity. अगला पॉइंट लिखिए, the element which have high effective nuclear charge, the element which have high effective nuclear charge is more electronegative. रिपीट कर दी। The element which have high effective nuclear charge the element which have high effective nuclear charge is more electronegative. For example, ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। For example, यस सर, हो गया। ठीक है, इसमें लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन dissimilar atom. Electronegativity always exists between dissimilar atom. For example, HCl, for example HCl, CHCl3, SO2, CO2, etc. ठीक है, it have no value for O2, Cl2, etc. It have no value for O2, Cl2, etc. Okay sir, it have no value for यस O2, सर। Cl2, etc. ठीक है, next point, it have only comparative value. It have only comparative value which are given by various scale. जैसे कि अपने पास है एक मुलिकन स्केल, हालांकि ये सब आप छोड़ सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मुलिकन स्केल डेल्टा एच आई प्लस डेल्टा एच ई जी अपॉन 2, अगर हम ये लेते हैं वैल्यू, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने को यहाँ क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एडजस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच आई प्लस डेल्टा एच ई जी अपॉन 2। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला कहीं यूटिलाइज ही नहीं करना है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि मुलिकन स्केल किस लिए लेते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए लेते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इससे कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, एडिशनली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये याद रखना है कि अगर आप जाएंगे तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, कॉपी कर लीजिए, ये टॉपिक भी आपका हो गया।
ओके सर? इज इट डन? Yes, sir. ठीक है सर। नाउ अब आपको स्पेशली यहां से याद रखना है कैरेक्टर्स को। तो एज्यूम अब लोग यहां से पढ़ेंगे इधर की तरफ। जो कैरेक्टर आपका टॉप टू डिक्रीज होगा वो कैरेक्टर आपका लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा। जो कैरेक्टर इधर इंक्रीज होगा वो इधर डिक्रीज होगा। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर ये इधर जाने पे इंक्रीज हो रही है तो इधर जाने पे डिक्रीज होगी, एंड वी वोंट राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम लोग केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर को कंसिडर करेंगे। इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, वी हैव डन दैट, ठीक है। इधर से इधर जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। नाउ कम टू द बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आने पे आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आने पे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। इतने सारे कैरेक्टर और इवन योर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है। कुछ कैरेक्टर में वो भी ले ले रहा हूँ जिसके भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट माइंड दैट। इतने सारे कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज होंगे। रेडियस टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मींस ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे, एंड ऑब्वियसली किसी को अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा होगा, व्हिच इज द कंसीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपोजिट टू दैट, इधर आप आएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये सारे कैरेक्टर आपकी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होंगे, एंड दिस इज द ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपकी रिएक्टिविटी भी इसी ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। आपका लेसन यहाँ पर खत्म हो गया। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सारे आपको होमवर्क में करने हैं आज कंप्लीट इस लेसन से, इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर। कॉपी कर लीजिए इसको। कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन। एंड ये सारे कैरेक्टर इसलिए यहाँ पे केवल मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। डिटेल से पढ़ने के लिए पीछे वाले या तो वीडियो देखिए, अपने नोट्स पढ़िए। हो गया सर ये? यस सर। ठीक है। नाउ कल के लिए थोड़े इंस्ट्रक्शंस है आपकी। एक तो आपको कल एनसीईआरटी कर लेना। ऑब्वियसली आपके मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है ना वो थ्योरी में इंक्लूडेड है। हो सकता है आप एक या दो क्वेश्चन में कहीं पजल हो जाओ, वो आप पूछ लीजिएगा। नॉट टू मच वरी अबाउट दिस। अगर आपको ये सब आता है तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के किसी क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग,
कल आपका लेसन फर्स्ट शुरू होगा, ठीक है। लेसन फर्स्ट में आपके कुछ टॉपिक आपको कल रीड करके आने, क्योंकि मैं आपको केवल उनको शॉर्ट में बताऊंगा, एंड जो अपने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, या जो जरूरी है, नोट्स में हम केवल वही टॉपिक इंक्लूड करेंगे। लाइक आपके एनसीईआरटी में हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, ये हम लोग कुछ भी अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये वाले टॉपिक आप कल पहले से ही रीड करके आए, जिससे कि आपको क्वेश्चन कहाँ पुट करना है आपको पता हो, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, जो आपका नीचे एग्जाम्पलर लगा हुआ है, ये आपको जरूर करना है, बिकॉज आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, वो एमसीक्यू टाइप मेजोरिटी आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, एग्जाम्पलर से, बिकॉज 50% पेपर तो एनसीईआरटी से ही रहना है। तो 50% पेपर एनसीईआरटी से ही अगर आना है, डिटो आना है वो, तो 50% आपके पास द सिंगल वन सोर्स इज एग्जाम्पलर, ठीक है। एंड अब तो आपका सिलेबस भी आ गया है, तो लेसन 1 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर, वेलकम बेटा, Thank थैंक यू सर। वेलकम।